यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है गिल्लू। गिल्लू। चैप्टर का नाम है गिल्लू। ऐसे पढ़ करके लगता है जैसे गिल्लू गिलहरी का नाम है। और आपकी बुक का नाम है मातृभाषा है भारती भाग 6। तो इसको हम लोग चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले ये प्रयास करते हैं कि ये हिंदी है तो सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पहले से ही समझ लें, ताकि जब हम चैप्टर को स्टार्ट करें तो हमें डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग पहले से ही पता हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो शब्द है यहाँ पे जिसका नाम है अनायास। अच्छा सर, इस शब्द का क्या नाम है? अनायास। तो सबसे पहले अनायास आपको देखना होगा, दिस इज अनायास। ठीक है, अगर आप चाहे तो अनायास हमारे साथ लिखेंगे भी। अगर अनायास लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? अनायास। ठीक है, तो अगर आप अनायास लिखना चाहें तो हमारे साथ उसको लिख करके कंप्लीट भी कर सकते हैं। दिस इज अनायास। तो अनायास का मतलब होता है अकारण। अकारण क्या होता है? बिना किसी कारण का। अकारण क्या होता है? बिना किसी कारण नो का। रीजन, फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन, बिल्कुल इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण का। क्योंकि बच्चों हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग हिंदी में ही उसका जवाब देंगे। स्मरण। स्मरण का मतलब होता है याद रखना, यानी कि किसी की भी याद रखने की जो शक्ति होती है उसे हम स्मरण शक्ति भी कहते हैं। तो स्मरण का मतलब होता है याद रखने की शक्ति, उसको हम याद भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए हमें गिल्लू जो आपका चैप्टर है इसका स्मरण कभी कभी आएगा भविष्य में। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम ही ऐसे ही है, गिल्लू। तो अगर हम इसकी स्पेलिंग लिखना चाहें तो ये है इसका डिफिकल्ट वर्ड, इसकी स्पेलिंग है स्मरण। क्या है? स्मरण। इसके बाद बच्चों नया शब्द है आपके पास हरितिमा। क्या नाम है? हरितिमा। हरितिमा मतलब हरियाली। हरियाली का मतलब होता है ग्रीनरी, तो आप इसको हरियाली से याद रख सकते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा शब्द है लघु। लघु का मतलब होता है छोटा या छोटी। कोई भी छोटी सी चीज होती है तो हम उसको कहते हैं बहुत ही लघु है। लघु का मतलब छोटी। उसके बाद बच्चों क्या है नेक्स्ट शब्द देखिए, ये बच्चों बहुत ही डिफिकल्ट शब्द होता है, इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं स्वर्णिम। क्या लिखते हैं? स्वर्णिम। हो सकता है आपकी क्लास में कोई बच्चा हो उसका नाम हो स्वर्णिम, तो स्वर्णिम। अगर हम इसको दोबारा लिखेंगे तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? स्वर्णिम। देखिए जरा, स्वर्णिम कहते हैं स्वर्णिम। तो मेरे ख्याल से अब आप इसको शब्द याद रख सकते हैं। तो स्वर्णिम का मतलब क्या होता है? बहुत ही सुंदर, सुनहरा। क्या होता है? बहुत ही सुंदर, सुंदर या सुनहरा। उसके बाद क्या है बच्चों नया शब्द छुआ। छुआवल। क्या लिखा है? छुआ। क्या लिखा है? छुआ। ऐसे लग रहा है चुहा लिखा है लेकिन है छुआ। फिर क्या है? छुओवल। छुआ छुओवल। छुआ छुओवल यानी एक तरह का खेल। मेरे ख्याल से बच्चों ये छुपन छुपाई या छुआ छुआई का एक गेम होता है जिसमें जिसको हम लोग छू लेते हैं, जैसे कबड्डी का गेम चलता है, जैसे अगर हम किसी को छू लेते हैं तो आउट हो जाता है, तो उसी को कहते हैं छुओ छुआवल। क्या लिखा है? छुआ छुओवल। इसको कहते हैं एक तरह का क्या ये खेल, नाम से भी लग रहा है। गात। बच्चों गात तो आप बिल्कुल ही भूल जाओगे एग्जाम में। गात का मतलब होता है शरीर। क्या है? शरीर। जिसे हमने कहा अद्विक का गात बहुत अच्छा है, गात का मतलब शरीर। फिर क्या लिखा है? समादरित। क्या लिखा है? समादरित। समादरित का मतलब होता है सम्मानित, यानी कि रिस्पेक्टेड। क्या कहते हैं? रिस्पेक्टेड। समादरित मतलब सम्मानित मतलब रिस्पेक्टेड। उसके बाद क्या है बच्चों? काकदव्य। काकदव्य का मतलब क्या होता है? दो कौवे। दो कौवे को हम लोग क्या कहते हैं? काकदव्य। दव्य मतलब दो और काक मतलब कौवा, और कौवा तो आपने देखा ये काले रंग का होता है, इसलिए हम लोग उसको काक भी कहते हैं। अब तो बहुत अति हो गई। अति का मतलब अति हो गई मतलब बहुत हो गया। क्या हो गया? बहुत हो गया। अवतीर्ण। क्या लिखा है? अवतीर्ण। अवतीर्ण का मतलब होता है आना या उतरना। उतरना या आना, उसको हम लोग कहते हैं अवतीर्ण। क्या कहते हैं? अवतीर्ण। उसका लिखा है पीलाभ। ये बहुत अजीब शब्द है, इसका नाम लिखा है पीलाभ। पीलाभ का मतलब क्या होता है? पीलापन लिए हुए।
क्या है ये, पीलापन लिए हुए, तो उसको हम लोग कहते हैं पीलाभ। आज मेरे को बहुत यातनाएं दी गई। यातना का मतलब पीड़ा, क्या है, पीड़ा। तो पीड़ा की स्पेलिंग भी आपको लिखनी आनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड पीड़ा। क्या कहते हैं, पीड़ा। पीड़ा। नेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, निश्चेष्ट। क्या लिखा है, निश्चेष्ट। निश्चेष्ट का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब बिना किसी काम का। निष्क्रिय मतलब जिससे Useless. कोई काम ना हो सके, बिना किसी काम का, बिना किसी काम का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निष्क्रिय निष्क्रिय या निश्चेत। चलिए, कर्कश। कर्कश का मतलब होता है कठोर। क्या होता है, कठोर। ये क्या लिखा है, कठोर। कर्कश का मतलब क्या होता है, कठोर। विवेचन। विवेचन क्या है, विवेचन का मतलब है विस्तार से कहना, विद एक्सप्लेनेशन। तो हम उसको क्या कहते हैं, विवेचन। क्या होता है, विवेचन। विवेचन नाम का शब्द असल में लॉयर यूज करते हैं ज्यादातर, उसको हम लोग कहते हैं विवेचन। विवेचन मतलब विस्तार से कहना। विस्तार से कहना मतलब विद रिस्पेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या कहते हैं, विद एक्सप्लेनेशन। फिर क्या लिखा है, हौले से। क्या लिखा है, हौले से। हौले से मतलब धीरे से। क्या लिखा है, धीरे से। हौले से मतलब धीरे से। फिर क्या लिखा है, स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब क्या होता है, कोमल। स्निग्ध का मतलब क्या होता है, कोमल। विस्मित। विस्मित का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। यानी कि हम तो आश्चर्यचकित हो गए, मतलब विस्मित हो गए। फिर क्या है, पुरखे। पुरखे मतलब हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स, है ना, एंसेस्टर या एंसेस्टर्स। बस। चलिए, परिचारिका। परिचारिका मतलब नर्स। नर्स जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिचारिका। परिचारिका, उसको हम लोग कहते हैं नर्स। प्रभात। प्रभात मतलब सुबह। मरणासन्न। मरणासन्न नाम से ही क्लियर है, जो मरने की स्थिति में हो उसे हम लोग कहते हैं मरणासन्न। फिर क्या लिखा है, उष्णता। उष्णता। उष्णता का मतलब आज उष्णता का मौसम चल रहा है, यानी कि गर्मी का मौसम चल रहा है। फिर क्या लिखा है, दूरस्थ। दूरस्थ का मतलब क्या होता है, दूर स्थित। मास। मास का मतलब होता है महीना, मतलब माह। मास का मतलब माह, दूरस्थ का मतलब दूर स्थित। ठीक है, तो बच्चों ये डिफिकल्ट शब्द है। ये डिफिकल्ट शब्द आपको समझ में आ गए होंगे कि किस शब्द का क्या मतलब है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जाते हैं सीधा सीधा अपने चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम है गिल्लू। तो अब हम गिल्लू का विस्तार में वर्णन करेंगे। तो गिल्लू का विस्तार में वर्णन करने के लिए, यानी कि विद एक्सप्लेनेशन, आप तैयार हो जाइए। सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों, पढ़ते हैं उसको। यहाँ पे लिखा है सोन जूही। क्या लिखा है, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। क्या लिखा है, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया। अच्छा, यानी कि उस पीली सी कली को देख करके बिना किसी कारण के हमें उस जीव की याद आ गई। किस जीव की याद आई है, गिल्लू। बिल्कुल सही जवाब। यानी कि सोन जूही ने जब उसने देखी पीली कली, उस पीली कली को देखकर उसको बिना किसी कारण के, जिसे हम क्या कहते हैं, अनायास, यानी कि बिना किसी कारण के, यानी ना चाहते हुए भी उसे उस जीव का स्मरण हो आया, याद आ गई। फिर क्या लिखा है, जो इस लता को सगुन, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं पढ़ता चला जा रहा हूं। जो इस लता की सघन हरितिमा में बैठकर छिपकर बैठता था। तो लता क्या होती है बच्चों, लता का मतलब होता है फ्लावर। फ्लावर या पेड़ की डंठल। तो गिल्लू यानी गिलहरी कहाँ रहती थी, वो हरियाली में। कौन सी हरियाली में, सघन हरियाली। सघन मतलब बहुत ही डेंस हरियाली। ऐसे पेड़ पौधे जिसके अंदर हम लोग नहीं घुस सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डेंस।
तो बहुत ही डेंस जगह पे, डेंस ग्रीनरी पे वो गिलहरी छिप करके बैठती थी और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कूद कर मुझे चौंका देती थी, और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कूद कर मुझे चौंका देती थी। तब मुझे कली की खोज रहती थी, तब मुझे कली की खोज रहती थी। पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। लघु मतलब उस छोटे से प्राणी की खोज है, परंतु वह तो इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया। मेरे ख्याल से उसकी डेथ हो चुकी है, तभी वो कह रहा है कि सोनजूही के पौधा है, इस पौधे के नीचे ही वो क्या हो गया, मिट्टी में मिल गया, दफन हो गया। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अब उसको लगता है, किसको, लेखक को, जिसने इसको विस्तार में वर्णन किया है हिंदी साहित्य में। लेखक का क्या नाम है, महादेवी वर्मा। इसका मतलब ये लेखक ने नहीं लिखा है, लेखिका ने लिखा है, और लेखिका का क्या नाम है, महादेवी वर्मा। तो ये सोनजूही की जड़ों में गिलहरी मिट्टी में समा गई थी, लेकिन आज जब महादेवी वर्मा उस सोनजूही के पास नजदीक आती है तो उस पीली कली को देख करके उसे उस गिलहरी का स्मरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि गिल्लू को, यानी कि गिलहरी को, यानी उस लघु प्राणी को, उस छोटे से प्राणी को यहीं पर दफनाया गया था, यहीं पर डाला गया था। अब उसको लगता है सोनजूही के पौधों के बगल में बैठकर कि ये जो पीली कली है, ऐसा तो नहीं ये पीली कली इस लघु प्राणी के रूप में ही उभर करके आ गई है, तो उसको ऐसा लग रहा था। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुओवल खेल खेल रहे थे। यानी चोंच से जो कौवे थे एक दूसरे को क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। यह सर, एक सर ये जो अभी ये जो पैराग्राफ एंड हुआ है, हाँ। ये तो प्रेजेंट का है, उसका प्रेजेंट का है। अब ये उसका पास्ट स्टार्ट हो रहा है जब गिलहरी की वो था, जब गिलहरी किड था, छोटे सा बच्चा, जब गिलहरी छोटा सा बच्चा था। बिल्कुल। फिर से हम पढ़ते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा कि दो कौवे दो कौवे गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल जैसा गेम खेल रहे थे। एक काक भूशिंडी भी विचित्र पक्षी है। कैसा है? काक। देखो बच्चों कितना अजीब पक्षी है, क्या नाम है उसका, काक भूशिंडी। क्या नाम है? काक भूशिंडी। बोलो, काक भूशिंडी। ये लिखा हुआ है बच्चों, काक भूशिंडी। ये एक विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। ठीक है ना? तो बच्चे ये भी एक पक्षी है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। यानी कि जो लोग मर चुके हैं अब वो किसी के रूप में सामने हमारे नहीं आ सकते। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ना है। यानी कि हमारे जो पुरखे हैं जो मर चुके हैं उनको हम पितृपक्ष में ही, पितृपक्ष कब आता है बच्चों? सितंबर में आता है। जब पितृपक्ष आता है तो घर में बहुत सारा खाना बनता है और दान किया जाता है, ताकि जो हमारे पुरखे पूर्वज हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, वो खुश रहें। और उस दिन हम वो खाना बनाते हैं जो उनको पसंद था। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इसका मतलब बच्चों, जब पितृपक्ष आता है तो पितृपक्ष वाले दिन अगर आपके पास कोई कौवा आकर के बैठ जाए तो समझ लीजिए वो कौवा नहीं है, वो आपकी बिरादरी में आपके साथ रहने वाला कोई पहले इंसान था। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनकी कर्कश स्वर से ही
देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, और दूसरी ओर हम क्या सोचते हैं, जिनको उनका बातों का ज्ञान नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि कौवा अगर काव काव कर रहा है तो ये अशुभ है। जैसे बिल्ली अगर बाहर निकलते ही रास्ता काट दे तो हम लोग क्या मानते हैं, अशुभ है। लेकिन यहाँ कौवे के रूप में अशुभ नहीं है। कौवा काव काव कर रहा है, इसका मतलब वो अपने पुरखों को कर्कश आवाज में अपने दोस्तों को बुला रहा है। आगे देखिए, मेरे काक पुराण के विवेचन में, विवेचन मतलब एक्सप्लेनेशन में, अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। अब जैसे ही वो इन बातों को एक्सप्लेन कर रहा था महादेवी वर्मा, तो अचानक एक्सप्लेन करते करते वो रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उसने क्या देखा, गमले और दीवार के सीध में छिपे एक छोटे से जीव पर उसकी दृष्टि पड़ी। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। अब वो कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। यानी क्या देखा महादेवी वर्मा ने, जब इन बातों को बता रही थी तो उसने देखा कि अचानक जिस सोन जूही के पेड़ के पास जब महादेवी वर्मा खड़ी थी, पूरा विस्तार से वर्णन कर रही थी, अचानक उसने देखा कि एक गिलहरी का बच्चा पेड़ से गिर गया है और कौवे मौज बना रहे हैं उसको खाने के लिए। ये छोटा सा बच्चा है, अब तो उसको हम लोग खा ही लेंगे। आगे देखो, काक दव्य की चोटों, ध्यान से सुनिएगा, काक दव्य की चोचों के, काक दव्य मतलब दो कौवे, बताया था ना अभी इसका मतलब। हाँ। काक दव्य मतलब दो कौवे। बच्चों एक्सप्लेनेशन अभी हम पीछे बता चुके हैं। काक दव्य मतलब दो कौवे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष सा गमले में ही पड़ा था। इसलिए वो बिना होशो आवाज के गमले में ही पड़ा रहा, वो गमले से बाहर नहीं निकला, क्योंकि अगर निकलता तो कौवे उसको अपना क्या बना लेते, भोजन बना लेते, है ना। ये बात समझ में आई? क्यों भाई, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। तो कौवों ने शायद चोंच से उस पे प्रवाह कर दिया, चोंच से कौवों ने उस पे क्या कर दिया था, उसको मार दिया था, तो उनको चोट लग गई थी छोटी सी गिलहरी के बच्चे को। इसलिए महादेवी वर्मा ने गमले से उस गिलहरी को उठाया और उसका खून पोंछा, और खून पोंछ करके घर पे उसको सही ढंग से पेनिसिलिन का मरहम लगाया, ताकि उसका दर्द कम हो जाए। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये महादेवी वर्मा है, जिनकी फोटो आपके सामने बनी हुई है। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उस नन्हे से मुंह में लगाई, वह मुंह खुल न सका और दूध की बूंद दोनों ओर ढुलक गई। महादेवी वर्मा ने उस छोटे से बच्चे को क्या किया, दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो मुंह नहीं खोल पाई छोटी सी गिलहरी, और क्या होने गया, दूध उसके मुंह से गिर गया, टपक गया। आगे देखो, 1 घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, यानी 1 घंटे के बाद उसके मुंह में पानी की बूंद गई। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों में पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। फिर कुछ दिनों बाद उस छोटे से बच्चे को भरोसा हो गया कि महादेवी वर्मा उसकी एक दोस्त बन गई है। तब वो छोटा सा बच्चा उसकी उंगली पकड़ के उसके साथ खेलने लगा। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई? क्यों भाई, ये बात यहाँ तक क्या सबको समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखते हैं। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्यचकित, सरप्राइज करने वाली थी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। यानी कि हमने उस गिलहरी का जो नाम था उसमें स्त्रीलिंग था, कह रहा गिलहरी का नाम बदल करके उसका पुरुष लिंग कर दिया और उसका नाम कर दिया
गिल्लू गिल्लू, इस तरह से। मैंने फूल रखने को, ध्यान से पढ़िएगा, मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर, ध्यान से पढ़िएगा, मैं आगे पढ़ रहा हूं, मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ में आ गया। आगे पढ़ता हूं। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं उसे हिलाकर अपने घर में झूलता था और कांच की मनको किसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता था। यानी कि उसने फूल की डलिया को खिड़की से बांध दिया और फूल की डलिया में किसको रख दिया? गिलहरी को, जिसका नया नाम क्या है? गिल्लू। तो गिल्लू पूरा दिन खिड़की से झांकता था और देखता समझता रहता था कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। सब उस पे एस्टोनिश्ड यानी कि सरप्राइज रहते थे कि ये कैसे करता है, क्या करता है, ये महादेवी वर्मा की दोनों उंगलियां पकड़ के कैसे चलता है। इसलिए ये पूरा चैप्टर महादेवी वर्मा एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि महादेवी वर्मा की किससे दोस्ती हो गई? गिलहरी के बच्चे से, जिसका व्यक्तिवाचक में नाम क्या है? गिल्लू। आगे देखो। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने को उसने तीव्र इच्छा होती थी। जब महादेवी वर्मा कोई भी काम करती थी, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उससे तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। अब उसने महादेवी वर्मा जो पढ़ाई कर रही थी उसका ध्यान भटकाने के लिए गिल्लू ने बार बार पर्दे के सहारे चढ़ जाता ऊपर और फिर पर्दे के सहारे नीचे आ जाता। ऐसा वो तब तक करता रहता जब तक महादेवी वर्मा उसको हाथ में ना उठा ले, ठीक है। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु हाथ लिफाफे के अंदर बंद रहता। महादेवी वर्मा कभी कभी क्या करती थी? गिल्लू को एक लंबे लिफाफे में डाल करके रख देती थी सुरक्षित, ठीक है। एक अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से उस गिल्लू की महादेवी वर्मा से दोस्ती हो गई है। दोनों मिलकर के उसको भोजन खिला रहे हैं और एक दूसरे का काम कर रहे हैं। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। अब गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली, बसंत समझते हैं ना, बसंत ऋतु आती है जिसमें सरस्वती की पूजा होती है। नीम चमेली की गंध में, शांत सुनिए, नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पल से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि मुझे मुक्त कराना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और उस मार्ग से गिल्लू को बाहर जाने में सचमुच मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या हो गई। यानी कुल मिलाकर के आप चैप्टर का सार समझ चुके हैं कि चैप्टर में क्या है। जो आपके पास काम ये है कि इस चैप्टर में जो बाकी आपके पास हैं, जो पेजेस बचे हैं 2 पेजेस, उसको आपको पढ़ना है और पढ़ करके उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स को लिख करके आना है, ठीक है। और मैंने जो आपको शब्द लिखवाए थे वो भी आपको लिख करके आने हैं। एक तरफ कॉपी में, राइट? यस।